आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड डू यू नो जो होते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं, जो साइड सेक्शन होता है ना, उसके ऊपर में आधारित प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम लोग इस चीज को छोड़कर जाते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आप लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो डू यू नोज है वो करवाने वाला हूं। पूरा सेशन अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बाद में जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको टेस्ट भी मिलने वाली है। तो पूरा सेशन लाइव देखना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। और जल्दी से बता दीजिए जितने भी लोग रेडी है और एकदम एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर इस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, ठीक है। चलिए, एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का, ठीक है, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सेशन जैसे ही हमने स्टार्ट किया है 1050 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने लाइक कर दिया था वो लोग भी हाथ उठा देंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को बूस्ट दिया है, एनर्जी दी है। जो आप एनर्जी देख पा रहे हो ना, ये उन बच्चों की वजह से जिन्होंने यहाँ पर, मैं देखिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, इन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ पर में दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अमेजोन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमियार्ड क्या है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रोमेलियार्ड जो होते हैं ये क्या है, अमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं। ये सीटेट में पूछा गया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद में जो है आप लोगों का ये DSSS केवीएस सुपर टेट सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। बीपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, DSSS के लिए, ठीक है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अमेजोन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलाइट क्या होते हैं, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखिए, डू यू नो में दिया हुआ है आप लोगों का डायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड टीचिंग परीक्षा के सारे ही कोर्सेज के अंदर में हमने डू यू नो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। जितने भी पेड कोर्सेज है, तो जितने भी बच्चे पेड कोर्सेज में जिन्होंने रेफर किया है वो बता देंगे, ठीक है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, ठीक है। अपने पत्तियों में क्या करता है, जल को संचित रखता है। कहां पर में रखता है, पत्तियों के अंदर में। एक स्पेशल प्लांट का, एक प्रकार का प्लांट है जो अपनी लीव्स में, ठीक है, कहा रखता है, अपने तने में रखता है, अपनी जड़ों में रखता है, अपने पत्तियों में कहा रखता है लीव, पानी संचित, अपनी पत्तियों में पानी को संचित करता है, ठीक है। मेंढक जैसे जो प्राणी है वो जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, इसमें आके अंडा देते हैं, पुचुक करके अंडा उसके अंदर में आकर वो लोग अंडा भी देते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह जो हो जाते हैं वो इन्हीं पानी के अंदर में, पॉकेट्स ऑफ वाटर जो होते हैं ना, इसके अंदर में जो पानी जमा होता है उसमें आके अंडे वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जो याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोग याद रखेंगे कि अमेजोन बेसिन में पाए जाने ब्रोमेलाइट क्या है, एक स्पेशल प्रकार के क्या है, प्लांट है जो अपनी पत्तियों के अंदर में पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। याद हो गया अभी आप लोगों को ब्रोमेलाइट। अगर आज की टेस्ट भी देना है आप लोगों ने, सभी लोग रेडी है टेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि आज इस सेशन को जो बच्चा पूरा देखेगा उसको टेस्ट भी मिलेगी, लाइव देखना है आप लोगों ने, आपको टेस्ट भी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए एसएससी एमटीएस में आया था, ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है आने वाली, ये आपकी बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, DSSS के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 70वीं बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर मैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले, सतह के ऊपर में देखिए दो तरह के बल होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। बल जो होते हैं ना, जो फोर्सेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे फोर्सेस जो अंदरूनी पृथ्वी के अंदर में लगते हैं, ठीक है। और एक्सोजेनिक मतलब जो पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्विक आया, ठीक है, भूकंप आया, तो भूकंप जो है यहाँ पर में थोड़ी ना है कि ऐसा है जो आप नाच रहे थे और भूकंप आ गया, नहीं, पृथ्वी के अंदर में हलचल हुई होंगी कुछ ना कुछ, इस वजह से भूकंप आया है ना। तो पृथ्वी के अंदर में गतिविधि होती है। वोल्केनो क्या फटता है, आप लोग क्या यहाँ पर में वो कुछ आपने आग जलाकर छोड़ दी, वोल्केनो फट गया, ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आपको बता दूं, भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी हो जाए, भूस्खलन हो जाए, ये सब ऐसे बल है जो अंतर्जनित होते हैं, पृथ्वी के अंदरूनी गतिविधियों के कारण है। अब ऊपर में जो बल होते हैं, नदी का बहना, अब नदी जो है वो ऊपर में बह रही है सतह के ऊपर में, ठीक है। पवन हवा जो बह रही है वो उसका पृथ्वी के अंदर में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। समुद्री तरंगे, हिमनद जो होते हैं, ये बहिर्जनित बल है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक मतलब अंदर, एक्सोजेनिक मतलब बाहर, ठीक है। तो अंतर्जनित बल जो है आप लोगों के जो है फ्रेंड्स, कभी धीमे भी हो सकते हैं, कभी एकदम एकदम स्पीड में भी हो सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह इसके एग्जांपल है। तो पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को क्या कहा जाता है, इसको जो है एक्सोजेनिक, बाह्य जनित बल कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। डी इज द आंसर, ये याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए बन जाएगा अभी, पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को सतह पर और सतह के अंदर बोले तो क्या होगा आप लोगों को दोनों बताना है आप लोगों ने, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच पांडे जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का एक्सोजेनिक बल आंसर। ठीक है, आप लोगों का पृथ्वी की सतह पर बोला है ना यहाँ पर में, फोर्स विच वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एंडोजेनिक का मतलब होता है आप लोगों का अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर में आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का। ठीक है, बाह्य जनित बल इसका आंसर है। ठीक है, डी इज द आंसर, तो वो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। 94% लोगों ने सही आंसर लगाया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जनित बल है, अंतर्जात बल है, अंतर्जनित है? देखिए DFCCIL जूनियर मैनेजर का, भाई मैनेजर साहब बन गए आप तो यहाँ पर में, मैनेजर साहिबा। ठीक है, वो भी बन गए आप। थैंक यू वेरी मच सर आपके इतने एफर्ट्स के लिए। वी लकी दैट वी कम अक्रॉस योर वीडियोस चैनल, दिस इज माय फर्स्ट लाइव। थैंक यू वेरी मच प्रिया मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना, तो मुझे लगेगा कि यार मेहनत जो है यहाँ पर में रंग लेकर आ रही है, और बच्चा अपना जो है प्रतिसाद भी दे रहा है। हर एक बच्चा एक एक जगह पे, तो भी कम से कम एक एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे फैला दीजिए एक एक जगह पे जल्दी से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अंतर्जात बल है कौन सा वाला? अंदर, अंदर की वजह से होता है। देखिए ये रिवर जो है वो बाहर बहती है। ठीक है, ग्लेशियर बाहर बनते हैं, हवा बाहर बहती है। भूकंप जो है वो अंदर, अंतर की वजह से होता है। अंदर में कोई हलचल होगी तभी भूकंप आएगा आपका। तो कितना सिंपल हो गया। अब देखिए 89% लोगों ने आंसर दिया है भाई, 89% लोगों ने। ये इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एक थम्स अप अपने लिए दे दो, एक दिल अगर भेजना है ना चैट में, तो अपने लिए, खुद के लिए भी भेज दो आप लोग, आप सभी लोग अपने लिए, क्योंकि आपका खुद का अप्रिसिएशन भी जरूरी है इसके अंदर में। ठीक है, तो भूकंप जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है? एंडोजेनिक है, अंतरजातीय है। ठीक है, तो अंतर्जनित या अंतरजातीय इसको बोला जाता है। भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी हो जाए, भूस्खलन हो जाए, ये सारे के सारे अंदरूनी कारण से होते हैं। नदी का बहना, पवन का बहना, समुद्री तरंगे, हिमनद या ग्लेशियर, मतलब हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, बर्फ का जमना। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी देखिए इतने सारे हार्ट्स आप लोगों के खुद के लिए आ रहे हैं, क्या बात है। देखिए स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर में, बहुत बहुत बढ़िया। हमारी पीआर टीम भी बहुत बढ़िया से जो है यहाँ पर में काम कर रही है, पूरा बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं कमेंट्स को भी वो लोग। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बल है? विंड, ग्लेशियर, अर्थक्वेक, रिवर। आप लोगों ने आंसर लगा दिया फ्रेंड्स, अर्थक्वेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को क्या कहा जाता है, जहां पर में भूकंप की उत्पत्ति होती है? एमपीएससी का क्वेश्चन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो आप लोग इस एग्जाम, इस क्वेश्चन से। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति जहां पर में होती है, देखो क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट, ये एक टेक्टोनिक प्लेट, ये दूसरी वाली, ये कहीं पे एक दूसरे के ऊपर में ऐसे चढ़ रही होती है, एक घर्षण होता है उनका। कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं पे उनका स्लिप हो जाता है। ठीक है, दो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर में स्लिप क्रिएट होता है, वहीं पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर वो भूकंप जो है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्रिएट करता है अंदर में, यहाँ भूकंप जनरेट हुआ, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है जस्ट उसके ऊपर में। ठीक है, जहां पर में भी उसका ऊपर वाला केंद्र है, और फिर जितना जितना दूर जाओगे उतना कम उसका इफेक्ट होगा। तो जहां पर में जो भूकंप केंद्र जनरेट होता है, उत्पत्ति होती है भूकंप की, उसको कहा जाता है आप लोगों का, क्या कहा जाता है उसका? फोकस पॉइंट, सिस्मिक फोकस। सिस्मिक का मतलब ही, सिस्मिक है ही रिलेटेड भूकंप से, सिस्मिक शब्द। ठीक है, तो फोकस उसको कहा जाता है। और ये हो गया फोकस, फोकस जिसको कहते हैं आप लोग केंद्र। ठीक है, केंद्र भी कह सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर वाला जो बिंदु होता है, ये फोकस है, उसके जस्ट ऊपर वाला इस बिंदु को क्या कहा जाएगा बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैंने क्या पूछा आप लोगों से, यही अगर हम डायग्राम को रेफरेंस के रूप में ले ले, ठीक है, तो बताइए ये अगर फोकस है आप लोगों का, तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, ये फोकस है, केंद्र है, इसको क्या कहा जाएगा? उपकेंद्र या ऊपरी केंद्र। क्या कहा जाएगा इसको? लिखो सभी लोग। ठीक है, उपकेंद्र या ऊपरी केंद्र या एपी सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एपी सेंटर या ऊपरी केंद्र, इसको कहा जाएगा। तो जहां पर में भूकंप उत्पन्न होता है उसके जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर। ठीक है, ऊपरी केंद्र या एपी सेंटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर रहे हैं। 856 लोग हो चुके हैं। एक बार जोर लगा दो साथियों जल्दी से। ठीक है, 8:08 जो है यहाँ पर में मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर में सारे के सारे जगह पे शेयर कर दो, ताकि हमारा 1000 का टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो भूकंप का मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। फोकस ऐसी जगह है जहां पर में अर्थक्वेक जनरेट होता है, और ऊपरी केंद्र या अधिकेंद्र उसको कहते हैं जहां पर में जो जस्ट ऊपर होता है उसके। भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बता देंगे आप लोग। जहां पर में बिंदु जनरेट होता है भूकंप, वहां पर में उसको फोकस या फिर केंद्र कहते हैं। ओके, चलिए, ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? DSSS भी स्पेशल एजुकेटर का 2014 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। ऊपरी केंद्र किससे संबंधित है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। यहां पर में दे दीजिए, और सेशन को लाइक करने के साथ साथ में फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी कंटेंट हम लेकर आ सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो ऊपरी केंद्र मैंने आपको बताया ना कि जहां पर में अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको केंद्र कहते हैं, केंद्र या फोकस, और उसके जस्ट ऊपर वाला जो सरफेस का एरिया होता है उसको ऊपरी केंद्र कहते हैं। तो अर्थक्वेक ये भूकंप से रिलेटेड है। ये अभी आप लोगों ने देखा, ये है आपका वो एरिया जहां पर में भूकंप जनरेट हुआ, फोकस, और उसके ऊपर में एपिसेंटर। ठीक है, तो ऊपरी केंद्र या एपिसेंटर आप लोगों का अर्थक्वेक से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। और एनसीईआरटी के, मैं आपको एनसीईआरटी की प्रूफ दिखा रहा हूं, ये देखिए एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूं। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी आप लोगों की हो रही है क्लियर। तो ऊपरी केंद्र शब्द किससे संबंधित है, आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में भी लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, मुख्य रूप से किसके कारण है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेज होती है एक्चुअली कुछ, ठीक है, जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, मेन उसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नन ऑफ द अबव, क्या है मेन कारण क्या है। 399 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1403 हो चुके हैं अभी। कंटिन्यूअसली आप लोग जो है अपना अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर में बच्चे। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर में बढ़ रही है। देखो बर्फ अगर जमा हुआ है, ये बर्फ पिघल जाएगा तो वो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा तो पानी का स्तर अब बढ़ जाएगा, और जो समुद्र के किनारे वाले शहर है उनमें पानी घुस जाएगा, है ना। तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जो है उनमें बाढ़ आ रही है, वो डूबते जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर में सबसे बड़ा जो कारण है फ्रेंड्स वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय तापमान में सबसे ज्यादा जो है बड़ा जो है ग्रीन हाउस गैस का कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का अगर मतलब कंपोजिशन कोई बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गैसेस है आप लोगों की, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है उसका क्या है, त्रिपुरा टेट का क्वेश्चन था, आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में भी करते रहेंगे। ठीक है, 991 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 9 बच्चे कम है केवल 1000 पूरा होने में हमारे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो गया। देखिए वायु गति दर्शक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, सीटेट के अंदर में और एमटीएस के अंदर में दोनों बार आया क्वेश्चन। व्हाट्स द वेदर, ठीक है, ओके लाइक टुडे, बताइए जल्दी से, विंड वेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायु वेग के लिए, एयर प्रेशर के लिए, विंड डायरेक्शन के लिए, या एयर टेम्परेचर के लिए। ये मुर्गा कुकड़ू कु, देखो ना जिधर साइड हवा बह रही है उधर साइड जो है वो जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तापमान को मापने के लिए। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, वायु दाब मापी, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर इंग्लिश में अगर आ जाए तो। ठीक है, वर्षा मापी, रेन गेज, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मापने के लिए। और विंड वेन जो होता है ना ये मुर्गा, ठीक है, विंड वेन ये डायरेक्शन शो करता है किस डायरेक्शन में हवा बह रही है, विंड वेन। ठीक है, इसको कहा जाता है वात दिग्दर्शी। ठीक है, वात दिग्दर्शी भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं वायु गति दर्शन यंत्र। ठीक है, या फिर वात दिग्दर्शी भी इसको कहते हैं। तो विंड वेन बेसिकली आपको विंड की डायरेक्शन बताता है, हवा की डायरेक्शन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर में। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है सर, आपका क्लास पीसीएस में काफी हेल्पफुल होता है, मैं उसी के लिए लेती हूँ क्लास। क्या बात है तृप्ति पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और बच्चे पीसीएस क्लास तक के लिए सेशन के लिए भी ये देख रहे हैं क्लास, ये मुझे जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो आंसर इसका ऑप्शन पर सी हो जाएगा, विंड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाया गया, ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि प्लीज इसका पोल ना दिया जाए। ठीक है, इसको डायरेक्टली बच्चे जो है कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे, हर एक बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर दे, जितने भी बच्चे हैं कमेंट में आंसर कर देंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले सभी बच्चे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप देखोगे ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके से भी, थर्मामीटर जो है आप लोगों को पता है तापमान को मापता है, तो एक ही जोड़ी लगनी चाहिए 3 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर में नहीं है, यहाँ पर में नहीं है, यहाँ पर में भी नहीं है, और आंसर आपका आ चुका है। लेकिन फिर भी बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर बार प्रेशर को मापने के लिए, वायु दाब। ठीक है, तो वायु दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है आप लोगों का। तो बी की जोड़ी देखिए 1 के साथ में लगी है, एक की जोड़ी 3 के साथ। वर्षा मापी, वर्षा मापने के लिए, पवन वेग हवा की दिशा को दिखाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है विंड वेन आप लोगों का हो जाएगा। इसको वाद दिग्दर्शी भी कहा जाता है, विंड वेन को, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, वाद वाद दिग्दर्शी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, वाद दिग्दर्शी इसको कहते हैं। 1490 लाइक्स हो चुके फ्रेंड्स, केवल 10 लाइक्स हम लोग दूर है हमारे 1500 से।
चलिए, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई? DSSB में पूछा गया प्रश्न है। अब सुएज नहर कौन कौन से दो इसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। ठीक है, सुएज नहर, सुएज कैनल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो नहर है तो किसी ना किसी दो को तो जोड़ती होंगी, दो बड़े बड़े पानी के स्रोतों को जोड़ती होंगी। तो जल्दी बताइए किसको किसको जोड़ती है। तो सुएज नहर, ठीक है, वैसे है ये इजिप्ट के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, इजिप्ट के अंदर में है। ठीक है, पहले क्या होता था कि भारत से अगर आपको जाना है तो यूरोप पूरा अफ्रीका ऐसा घूम के जाना पड़ता था। अब क्या हुआ है कि ऐसे आप लोग शॉर्ट में चले जाते हो। मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपको, मैंने जो है आप लोगों को ताकि आप लोगों को आसानी से समझाया जा सके। मैं चाहूंगा कि प्लीज टीम मैप जो है इसका जल्दी से लगा दीजिए। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869, कब खुली थी ये देखिए, डू यू नो में दिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के, जितने भी पेड कोर्सेस है, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का, सारे कोर्सेज के अंदर में हमने ये डू यू नोस की पूरी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। डू यू नो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पीडीएफ के अंदर में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उसके ऊपर में क्विज भी दी है ताकि आप लोग बार बार उसको रिवाइज कर सके। तो प्लीज उसको अच्छे से करिए। जितने भी पेड स्टूडेंट है सारे के सारे डू यू नोस कर लीजिए। मैं आप लोगों के एक टेस्ट लेने वाला हूँ, बड़ी वाली टेस्ट, जिसमें जो बच्चे टॉप 500 बच्चे रहेंगे, 500 स्टूडेंट्स रहेंगे, उन लोगों को हम इनाम भी देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की एक तो एक कंपटीशन भी हो जाएगा और आप लोगों की पढ़ाई भी हो जाएंगी अच्छे से। तो सुएज कैनल कब खुली थी? 1869 के अंदर में। आप लोग देखिए यहाँ पर में, ये भारत से इस तरीके से जो है ये डिस्टेंस ये पूरा का पूरा इधर में था, यूरोप तक का। अब क्या हुआ, सुएज कैनल के खुल जाने की वजह से यहाँ पर में लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर है ये, रेड सी बोलते हैं इसको, और ये भूमध्य सागर है आपका, ठीक है, मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों को जोड़ती है ये सुएज कैनल। तो यहां से देखिए अभी फटाक से पहुंच जाएंगे, नहीं तो ऐसा था इतना दूर ऐसा पूरा जाना पड़ता था। कब खुली थी सुएज कैनल? जल्दी से आंसर बताएंगे। और कितना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया यूरोप जाने के लिए, कितना अब आपको कम करना पड़ता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। और देखिए आप लोगों के लिए कितना सारा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर। ठीक है, कब, कौन से साल में सुनामी आई थी जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका डूब गया था? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो 2004 में जो है ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर में जो है ना हमारा, ये इधर में वो डूब गया था 2004 के सुनामी में। चलिए, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि सुएज कैनल, लाल सागर रेड सी, ठीक है, और मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, उनको जोड़ती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सर डू यू नो बहुत यूजफुल है, मेरी पढ़ाई इससे बहुत इजी एंड स्ट्रांग हो गई है एट द रेट टीचिंग परीक्षा। थैंक यू वेरी मच अंकित शास्त्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी पेड स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा सराहा रहे हैं इस चीज को, और पूरी टीम को, पूरी टीचिंग परीक्षा टीम जो है वो इस बात से खुश है कि बच्चों को ये इनिशिएटिव पसंद आया। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बच्चों को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम समय के लिए है कि हम लोग पेड वाले बच्चों को उसमें दे रहे हैं। जितने भी बच्चे जो है 30 तारीख तक जुड़ चुके होंगे उन सभी लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में जो है आपको अलग से उसके लिए चार्ज देना पड़ सकता है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? इसका आंसर आप लोग कर देंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए गुड, पंजाब से भी ले रहे हैं बच्चे, और कहां कहां से, कौन कौन से स्टेट से आप लोग बता दीजिएगा। झील, ब्लैंक झील महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है। कौन सी झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? DSSB TGT का क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, 2018 का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1565 लाइक्स हो चुके हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग, सभी लोग। बहुत बढ़िया, पूरा सेशन देखना है क्योंकि आप लोगों को मिलेंगी टेस्ट। जब आप लोगों की पूरी क्लास खत्म हो जाएंगी उसके बाद में आपको टेस्ट मिलने वाली है। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए, ठीक है। कौन सी झील है? तो चिल्का झील है फ्रेंड, जो महानदी के डेल्टा के ऊपर में स्थित है। देखिए एनसीईआरटी का डू यू नो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स को सबूत क्या। देखिए डू यू नो आप लोगों को एनसीईआरटी का दिया हुआ है डायरेक्टली। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लिखेंगे आप लोग जल्दी से। कौन से राज्य में स्थित है? आप लोग लिखिए जल्दी से, कौन से राज्य में स्थित है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे जल्दी से, कौन से राज्य में स्थित है चिल्का लेक? उड़ीसा में। ये महानदी डेल्टा के साउथ में है। महानदी डेल्टा का मतलब होता है महानदी का जो ये मुहाना है, जहां महानदी मिलती है उसके जस्ट दक्षिण में, महानदी जब समुद्र में मिलती है उसके दक्षिण साइड के अंदर में ही है, ठीक है। चलिए दानिश सर, सोशल आर्मी जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, 2000 लाइव करना है, क्या बात है, ठीक है। किंग प्रिंस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोग जल्दी जल्दी से किंग प्रिंस की बात मान लेंगे। देखिए, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर में है फ्रेंड्स। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में आ सकता है।
ठीक है, डल झील कश्मीर में है, कश्मीर का ताज या श्रीनगर के गहने के रूप में इसको जाना जाता है, तो कश्मीर के ताज के रूप में किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लोकटक झील मणिपुर में है और उत्तर पूर्वी भारत की, मतलब कि ये इधर साइड में जो हमारा भारत है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उधर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको बता दूं, लोकटक झील वही झील है जिसके ऊपर में आप लोगों को, ठीक है, एक ऐसा नेशनल पार्क मिलेगा जो तैर रहा है, पानी के ऊपर में तैरता हुआ, ठीक है। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है आपका लोकटक झील के ऊपर में ही है। नाउ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे, ठीक है। 1595 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान सारे बच्चे देते रहे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन, ठीक है। ब्लैंक राज्य में स्थित है, ठीक है, कौन, उड़ीसा में है, जो कि ब्लैंक के दक्षिण में स्थित है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर वालों ने ये क्वेश्चन कहां से उठाया, आप लोग बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन उन्होंने कहां से उठाया था, जल्दी से। एनसीईआरटी के डू यू नो से उठाया था। आप देखिए लाइन बाय लाइन, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ब्लैंक के दक्षिण में स्थित है, तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पर में, ये देखिए, ठीक है। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट इज लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही तो दिल है सर, कितने बार जीतेंगे टीचिंग परीक्षा टीम। देखिए अनुप्रिया सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, और टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आप लोगों के प्रति समर्पित है, ठीक है। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, महानदी डेल्टा। अब आपका नया ये हो गया। मैं एक चीज बताता हूँ, महानदी रिवर जो है इसको लाइफ लाइन कहा जाता है, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ, क्या कहा जा सकता होगा, कौन से राज्य के। यहाँ पर मैं एक स्टेट का नाम लिखना है आप लोगों ने, स्टेट का, बताइए कौन से स्टेट का कहा जाता होगा, आप लोग मुझे बताइए। आपके इस सेशन से बहुत लोगों का फायदा हो रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। तबस्सुम जबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइफ लाइन ऑफ क्या कहा जाएगा, उड़ीसा कहा जाता है इसको, लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा, मतलब वहां की प्राणदेयी नदी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, एनवीएस टीजीटी का क्वेश्चन, ठीक है, एनवीएस टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। 11वां मौलिक कर्तव्य, आपको बता दूं हमारे भारत के अंदर में मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। हमारे भारत के संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर, ठीक है, 51A, आर्टिकल नंबर 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य की बात करता है। ये पार्ट नंबर 4A का भाग है, पार्ट नंबर 4(1)(a), इसको 1976 के अंदर में इंदिरा गांधी ने के समय में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए। उस समय केवल 10 थे, ये 11वां वाला जो है ना एक्स्ट्रा जोड़ा गया बाद में। बाकी के जो थे वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़े गए थे 10। तो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, मतलब कि देश का नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताओ। देश के नागरिक होने के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो 1976 में जोड़े गए थे 10, 11वें नंबर का जोड़ा गया आप लोगों का इनमें से कौन से वाले इससे। तो देखो मैंने बताया कि 10 जोड़े गए थे, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो सिर्फ 10 जोड़े गए थे। 11वें नंबर का कब जोड़ा गया, तो ये 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के जरिए। मुझे बात बताओ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपको क्या याद आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर में। 1645 यहाँ लाइक्स हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1150 से ज्यादा बच्चे जुड़ भी चुके हैं, कंटिन्यूअसली जुड़ते जा रहे बच्चे हमारे साथ में। सर आप जो पढ़ाते हो सीधा सीधा पेपर में आ जाता है, थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आपकी हमारी हम सबकी जब मेहनत मिलेंगी तभी ये काम हो पाता है। तो 86वें संविधान संशोधन से क्या याद आ रहा है आपको, आरटीआई, ठीक है, आरटीई राइट टू एजुकेशन आप लोगों को याद आ रहा है आरटीई का, ठीक है। तो आरटीई इसी संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। आरटीई का जो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल जो था आप लोगों का आर्टिकल नंबर 21A, ये जोड़ा गया था इसी के जरिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इसी के जरिए जोड़ा गया था आप लोगों का, ये याद रखना आप लोगों ने। सबसे खुशी की बात यह है सर कि आप हमेशा डाउट क्लियर कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से लिया है हम लोगों ने, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, आर्टिकल है ये, 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था इसको 1976 में। और 11वें नंबर का जो है, जिसको आप के नंबर का भी बोल सकते हो क्योंकि एबीसीडी के नाम से ऐसा होता है, तो ये जो के नंबर का या 11वें नंबर का जो है आपका, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया था, जो कि बाद में जाकर 2010 में आरटीई एक्ट था ना उसके साथ लागू हुआ। बाकी जोड़ इसको कब दिया गया था, ठीक है, ये आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में सारा का सारा अवेलेबल है, ये टीचिंग परीक्षा का लोगो आप देख सकते हो, टीचिंग परीक्षा पर सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए।
11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, ये आप लोग जल्दी से बता देंगे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में ब्लैंक पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक है। ठीक है, जितने भी लोग हैं उस गांव में, उन सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सी पंचायत बनाते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब पंचायत द्वारा कवर किए गए उस पंचायत के, इस गांव के में जो भी पंचायत है उसके जितने भी लोग हैं वो सब लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। मान लो एक गांव है जिसका नाम है टीपी गांव, टीपी गांव। ठीक है, टीपी गांव। अब ये जो टीपी गांव है इसके अंदर में आप सब लोग भी रहते हो, सभी लोग रहते हैं यहाँ पर में। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं, वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे लोग कहलाएंगे ग्राम सभा के मेंबर। चाहे वो चुनाव लड़ते हो ना लड़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राम सभा के मेंबर बनाएंगे, ग्राम सभा। तो आप लोग ग्राम सभा के मेंबर बन गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ग्राम सभा यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ग्राम सभा एक ऐसी चीज है जो पंचायत, उस पंचायत के द्वारा जितना भी एरिया कवर किया गया उसमें जितने भी वयस्क लोग रहते हैं उन लोगों की बैठक है, वो लोग ग्राम सभा के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना, वो झाड़ के नीचे पंचायत बैठती है और सारे लोग भी आके बैठते हैं। तो उस पंचायत की मीटिंग जिसमें सारे लोग आकर बैठते हैं, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग, ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो है क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। आप देख सकते हो एनसीईआरटी से लिया गया पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग्राम सभा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। भाई आपका जो है वो एडल्ट होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है। और वयस्क कब हो जाते हो आप, आजकल तो आप लोग 12 साल की उम्र में वयस्क हो जा रहे हो, पता नहीं कैसे क्या। लेकिन ऑथेंटिक रूप से टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, क्योंकि आपका वोटर वयस्क आप हो जाते हो और वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो वोट देने के लायक आयु जो है आप लोगों की होनी चाहिए। तो 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं वो बन जाते हैं वयस्क लोग। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर में जो वयस्क हो चुके हैं, कोई है तो नहीं ना यहाँ पर में जो वयस्क नहीं हुआ है अभी भी लेकिन कर रहा है आगे की तैयारी। तो 18 साल का हो जाए आप, तो आप ग्राम सभा का सदस्य बन जाते हो। DSSS भी पीआरटी का क्वेश्चन है भाई, छोटा मोटा बात नहीं है ये। ठीक है, भारत का संविधान ब्लैंक के बीच तैयार किया गया था, कब से कब तक भारत का संविधान। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, 1946 में अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया कि वो हमको आजादी दे देंगे। आजादी हमको मिली 1947 में, लेकिन उन्होंने निर्णय 1946 में ही ले लिया था। और उन्होंने क्या किया, ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को हमारे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक करवा दी। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर हमने 26 नवंबर, ठीक है, 1949 तक हमने हमारा संविधान बनाया। ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है आप लोगों को बार बार। तो ये लगभग बनता है आप लोगों का 2 साल 11 महीने, ठीक है, 18 दिन का समय बनता है ये, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, तो ये जो है पूरा का पूरा समय जो है आप लोगों का, ये क्या है आपका वो समय जब संविधान बना। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो क्वेश्चन पूछा था ना हमने उससे ज्यादा आंसर कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, ठीक है, इस ऑप्शन से ज्यादा एडवांस वाला आंसर लिखे कमेंट के अंदर में, उससे भी ज्यादा एडवांस वाला। एडवांस कैसे लिखोगे, मतलब आप ये वाली डेट लिखिए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि एग्जाम जो है आप लोगों एग्जामिनर इससे ज्यादा टफ पूछे तो आप लोग कर पाए। उतना चमक तो चांद में भी नहीं जितना चमक हमारे डियर दानिश सर में है, क्योंकि चमक से करोड़ों लोगों को भय कि भैया चमक जाएंगी, क्या बात है, भाग्य चमक जाएगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच क्यूट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारा से कमेंट के लिए। तो देखिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है ये, एनसीईआरटी देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी आप लोगों का। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और सेशंस हो तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए जो है और सेशन लूंगा। मुझे कमेंट करके भी बताते जाइए यहाँ पर, मैं इस तरह से निचोड़ दीजिए कि बीपीएससी अगले बार से क्वेश्चन सेट करने के लिए आपको बुलाए। जी बिल्कुल गुलशन जी, ठीक है। भारत का संविधान ब्लैंक के बीच तैयार किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में। ना फ्रेंड, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग यहाँ पर में। स्टेटमेंट,
ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें संविधान होने की संभावना है, मतलब लगभग उनके पास संविधान होगा। लोकतंत्र है तो क्या नियम कायदे है वगैरह वो देश में संविधान लगाएंगे, वो लोग संविधान करेंगे। ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। जितने भी जितने देश है जिनके पास संविधान है अपना, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है लोकतंत्र, जहां पर में जनता के पास अधिकार होता है अपने लोगों को चुनने का, और जनता को चुनने का, अपने लोगों को चुनने का, अपने नुमाइंदों को चुनने का अधिकार का मतलब यहाँ पर में एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि केवल दिखावे के लिए, जैसे चाइना में होता है। चाइना में वहां वहां का संविधान है, वहां पर में लेकिन लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर में लोगों के पास में रियल चॉइस नहीं है चुनने की। वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के लोगों को चुनना होता है, या उसके द्वारा समर्थित लोगों को चुनना होता है। ठीक है, तो जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां संविधान होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक भी है, संविधान भी है। अमेरिका लोकतांत्रिक भी है, संविधान भी है वहां पर में। लेकिन जितनी भी कंट्रीज है जिनके पास में संविधान है, क्या वो कंपलसरी लोकतांत्रिक बन जाएंगे? नहीं। हो सकता है उन्होंने संविधान बना लिया हो, लेकिन संविधान में सारे पावर्स केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में दे दिए उस संविधान के अंदर में। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बताइए जल्दी से। साफ नहीं दिख रहा बोल रहे? मेरे तरफ में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड, सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक होंगे। तो यहाँ पर में आप लोगों का दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है आपके, और सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, तो हो जाएगा। यहाँ पर में देखिए, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर लोगों के पास में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। जितने भी लोग, जितनी भी कंट्रीज है जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक होंगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स एट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि वहां का फंडामेंटल नेचर क्या है उस सोसाइटी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी पर रोक लगाता है? मानव तस्करी, मानव तस्करी का मतलब होता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त। आप बताइए, अगर आपको ले जाए, आपको उठाया जाए और आपको कहीं और ले जाकर बेच दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? टीपी का एक ब्रांच बिहार में भी होना चाहिए सर, कुछ कीजिए। बिल्कुल गुलशन जी, बिल्कुल जो है जरूर होगा, और सारे ही जगह पे होगा। अभी तो देखिए ऑनलाइन के जरिए तो हर एक क्षेत्र में। अब अंडमान निकोबार से भी कई सारे लोग हैं, अगर कोई है यहाँ पर में देख रहा है तो वो भी बता दीजिएगा। कई सारे बच्चे जो है अंडमान निकोबार में भी है। हमने जब सक्सेस किट भेजी तो अंडमान निकोबार तक के बच्चों तक भी पहुंचाई है हमने, और अंडमान निकोबार के अलग अलग टापुओं पे रहने वाले लोग थे। दिला दीजिए बिल्कुल, चंदन जायसवाल जी, बिल्कुल आप कर दीजिएगा कांटेक्ट टीम से, टीम आपको बिल्कुल हेल्प कर देंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी पर रोक लगाता है? मानव तस्करी का मतलब होता है ह्यूमन को बेचना और खरीदना। तो देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, ये इसमें 2 आर्टिकल है। देखो कौन कौन से आर्टिकल है, मेरे साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। शोषण के खिलाफ अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो क्या कहता है कि इंसानों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इंसानों को खरीदना और बेचना गलत है। ठीक है, अगर आपने खरीदा बेचा तो सजा होगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 जो है यहाँ पर आपका कहता है कि अगर 14 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसको हानिकारक जगहों के ऊपर में काम नहीं करवाया जा सकता। हानिकारक जगहों पे, इन 14 साल से छोटे बच्चों के हानिकारक जगहों पे काम करने के ऊपर में रोक लगाता है। तो मानव तस्करी और छोटे बच्चों के काम करने पर रोक, दोनों के दोनों किसमें शामिल किए गए हैं? शोषण के खिलाफ अधिकार वाला जो पार्ट है ना फंडामेंटल राइट का, उसके अंदर में। तो राइट टू फंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 मानव तस्करी को रोकता है। आर्टिकल नंबर 24 अनुच्छेद 24 14 साल से छोटे बच्चों को हानिकारक जगहों पर काम करने से रोकता है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर एजुकेटर 2014 के एग्जाम में आया था। ठीक है, अभी भी आपको पता है फ्रेंड्स, कई जगह पे किसी के पास कोई एग्जाम्पल है आज भी इंसानों की खरीद फरोख्त होती है? कोई बता सकता है? पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज भी होता है इंसानों की खरीद फरोख्त। देखिए यहाँ पर मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कहता है, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 14 साल से छोटे बच्चों को खरीदना बेचना, ये सब इस पर पाबंदी है। नाउ, मध्य पाषाण काल में पाए जाने वाले पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल, अब मैं मध्य पाषाण काल क्या है, ठीक है, आप वो समझना। देखो सबसे पुराना वाला एक काल था जब इंसान बिल्कुल बाकी जानवरों जैसे रहते थे, नंगू पुंगू ही रहते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। ठीक है, एक है आपका पूरा पाषाण, पैल्यूलिथिक एज, पैल्यूलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण।
ठीक है। अब ये जो मध्य पाषाण काल है, ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जो पत्थर थे वो आमतौर पर छोटे छोटे होते थे, ऐसा छोटा सा चूरा, ठीक है, छोटी सी एक चाकू वगैरह टाइप का ऐसा बनाते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे, उंगलियों पे आ जाए इतने छोटे छोटे थे। उनको क्या कहा जाता था? उनको माइक्रोलिथ हमने नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया उनको हमने? माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल में एक्चुअली ये कुछ और नहीं है। देखो, पैलियोलिथिक एज में हम थोड़े ज्यादा जानवरों टाइप के थे, मध्य पाषाण में हम थोड़े से विकसित हुए, नव पाषाण में थोड़े और ज्यादा विकसित हुए। रहते पत्थरों के बीच में ही थे, पत्थरों की गुफाओं में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने हमारे हमारे पाषाण युग को, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा हुआ है। तो ये मध्य पाषाण में इंसान छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाते थे, छोटे छोटे औजार। उन औजारों को हमने माइक्रोलिथ, या हिंदी में अगर मैं कहूँ उसको, तो हमने उसका नाम दिया लघु पाषाण। ठीक है, लघु पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? ये पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर, पत्थर के सनम मैंने तुम्हें मोहब्बत का खुदा माना। ठीक है, वही पत्थर। तो पाषाण के सनम भी आप बोल सकते हो उसको, मतलब गाने में अगर कुछ नया वैरायटी लेकर आनी है तो भाई पाषाण के सनम मैंने तुझे मोहब्बत का खुदा माना। चलो कोई नहीं, ठीक है। लिथ्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर में आप देखिए, लिथ्स, ये जो लिथ है ना, ये बना है लिथोस शब्द से। लिथोस, लिथोस का मतलब भी होता है स्टोन या पत्थर। ठीक है, तो लिथोस के सनम मैंने तुम्हें मोहब्बत का खुदा माना। जो भी आपका, अब सामने वाले को बोलना है, सामने वाले को समझे भी ना, ठीक है। मान लो कि आपके हस्बैंड ने आपको आपको जो है वो साड़ी नहीं लाके दी है, ठीक है, या आपको बोले थे कि मैं आपको मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, लेकिन वो आए ही लेट। ठीक है, 8 बजे की 9 बजे की मूवी थी, वो पहुंचे पौने 10 बजे, बोले मेरे ऑफिस में बहुत काम था। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो उनको? पत्थर बोलोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, तो उनको बोल देना लिथोस के सनम मैंने तुम्हें मोहब्बत का खुदा माना। वो समझेंगे भी नहीं, वो उनको सिर्फ समझेगा खुदा माना करके। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था मधु कुमारी जी, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्यारे प्यारे से कमेंट के लिए आपके। मैं सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों की इसके अंदर मैं सारा आपको बताऊंगा। पैलियोलिथिक एज आप देख सकते हो, पूरा पाषाण युग सबसे लंबा कालखंड था प्रागैतिहासिक काल में। हम जो बात कर रहे हैं मेसोलिथिक कालखंड की कर रहे हैं, जहां पर में हमको लघु पाषाण मिले हैं। लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजार हमको मिले हैं, लघु पाषाण, मेसोलिथिक काल के अंदर में। अच्छा, हमारे भारत के अंदर में आर्कियोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है खुदाई करके जो चीजें जमीन में दब गई है या खो गई है, हमारे पुराने जमाने के सबूत, ठीक है, उनको खोज कर निकालना, उसको कहा जाता है आपका आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। तो भारत में पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? वेरी नाइस सेशन एंड इंटरटेनमेंट वाली क्लास भी सर, थैंक यू वेरी मच पीयू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे तो मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता भी रहूंगा। 1821 लाइक्स यहाँ पर में हो गए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना आप लोगों ने, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं एच टेट में आया था आप लोगों का, एच टेट की एग्जाम के अंदर में, कि किसको कहा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। मध्य पाषाण काल में पाए जाने वाले पत्थर के औजारों को आमतौर पर छोटे होते थे, क्या कहा जाता था उनको? उनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था, सूक्ष्म पाषाण भी कह सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? अब देखो, द्रविड़ भाषा परिवार, भाषाओं का भी परिवार होता है, जैसे आप लोगों का परिवार है वैसे भाषाओं का भी परिवार होता है। अब ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, उसमें जो ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर में जो भाषाएं बोली जाती है उनको द्रविडियन भाषा बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है आप लोगों का तेलुगु, ठीक है, आपका, उसके बाद में कन्नड़ भाषा आ जाती है आपकी, मलयालम आ जाती है, तमिल आ जाती है। ये भाषाएं जो है इनको बोला जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। गुजराती भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। गुजराती भाषा इंडो यूरोपियन, तो गुजराती भाषा जो है आप लोगों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, असमी भाषा भी इंडो यूरोपियन परिवार का हिस्सा है, पंजाबी भी। तो कौन सी भाषा हो जाएंगी आपकी? तेलुगु भाषा, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। देखो आप लोगों का बिल्कुल एकदम रिप्रेजेंटेशन के साथ में मैं बता रहा हूँ, गुजराती भाषा, ठीक है, इंडो यूरोपियन भाषा, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। असमी भाषा इधर साइड में, वो भी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। पंजाबी भाषा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का। तेलुगु भाषा जो है द्रविड़ परिवार। अब मेरे को द्रविड़ परिवार की जो है चारों भाषाओं के नाम आप लोग लिख के बताएंगे, देखते कितने बच्चे बताते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में सर आपके क्लास से क्वेश्चन काफी ज्यादा आया था, वो भी एनसीईआरटी से ही था, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा से पढ़े हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने जो सराहना की है, वो बिल्कुल जो है हमारे लिए बहुत एक अच्छा मैसेज है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, संस्कृत कौन से भाषा परिवार का हिस्सा होंगी बताइए? संस्कृत कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है? वो भी इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन मतलब भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का जो संगम है उनका हिस्सा है। हिंदी कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा है? इंडो यूरोपियन। गुजराती, असमी, कश्मीरी, ठीक है, सिंधी, ये सब क्या है आप लोगों की? इंडो यूरोपियन। इवन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक, ये सब भी आपकी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, इनमें मिलते जुलते शब्द है। जैसे संस्कृत में मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं, और इंग्लिश में मदर बोलते हो आप लोग। तो ये देखिए मिलते जुलते शब्द है, तो ये एक ही भाषा परिवार हो गया, क्योंकि उनमें मिलते जुलते शब्द होते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत की जो आपकी भाषाएं है, मलयालम हो जाए, तेलुगु हो जाए, तमिल हो जाए, कन्नड़ हो जाए, ये सब आप लोगों की मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि 4 भाषा बताना, तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नाउ निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? ठीक है, बाकी कौन कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा है, ये भी आप बता दीजिए। थैंक यू सर, आपसे पढ़कर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 मार्क्स आया था। थैंक यू वेरी मच। चलो श्रुति लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो तेलुगु है वो है, बाकी ये सारी की सारी जो है ये तीनों इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। कमेंट में लिख देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का क्वेश्चन, इंडो आर्यन परिवार या इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन भाषा जो परिवार जिसको बोला जाता है, आपको बताना है कि कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा है ये। ठीक है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर में डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, और एकदम स्पीड में आप लोग आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, जो है हमारी ज्यादा लंबी क्लास नहीं बची, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर में। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा तो है ही, ठीक है, पंजाबी भी है, ठीक है, असमी भी है, और नेपाली भी है। ठीक है, तो आप लोगों की ये चारों की चारों भाषा है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये सारी की सारी क्या है? इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन जो भाषाएं बोली जाती है ना, उनका उनके परिवार का हिस्सा है ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी मान लीजिए रिपीट हो जाए तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हो इसका आंसर। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ वन से पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार देने वाला चार्टर किस वक्त प्राप्त हुआ? हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा भारत है, ठीक है, इधर में ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंदर में सन 1599 से लेकर सन 1600 के बीच में एक कंपनी स्टार्ट होती है जिसका नाम शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की ये कंपनी बनी, ये लोग गए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास में, एलिजाबेथ वन के पास में। उन्होंने एलिजाबेथ वन का आशीर्वाद लिया होगा, पाए लागू दादू माँ, ठीक है, नया नया काम धंधा डाला है, ठीक है, आशीर्वाद दो, मतलब तुम्हारे बच्चे अच्छा फूले फले। उन्होंने भी बोला होगा अच्छा बच्चों यार देखो आशीर्वाद लेने आए, वो खुश हो जाते हैं ना। देखो बूढ़े दादा दादी वगैरह वाले लोग होते हैं, खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद वगैरह लेते हो आप लोग उनसे, खुश हो गए। फिर उन्होंने चुपके से बोला होगा अम्मा देखो हम लोग जो है ना इधर साइड में व्यापार करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे ही लोग कंपटीशन करेंगे हमारे साथ में तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा, एक साथ बहुत सारे लोग कंपटीशन करेंगे, हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब जो दादी अम्मा थी मतलब एलिजाबेथ वन, उसने भी सोचा होगा अभी अभी मैंने इनको फलने फूलने का अधिकार वो दिया है आशीर्वाद, बेचारे अब क्या करूं, वो तो फंस गई आशीर्वाद देकर। होता है कई बार आप अपने मम्मी से आशीर्वाद ले लेते हो, अपने ससुर जी से आशीर्वाद ले लेते हो, ठीक है, मतलब होने वाले ससुर जी से पैर छूकर की आशीर्वाद दीजिए मेरी जो भी मन्नतें मुरादे है, जो भी मेरे को चाहिए वो मिल जाए, वो भी बोलते चलो बेटा जो तेरे को चाहिए मिल जाए, फिर वो मांग लेते तुम्हारी बेटी दे दो करके। अब ठीक है, तो वही वाला हाल एलिजाबेथ वन का हुआ, तो उसने सन 1600 के अंदर में ये अधिकार दे दिया था कि भाई अगले 15 साल तक इधर वाले इलाकों में, भारत के इधर वाले इलाकों के अंदर में, ठीक है, ओके, जो भी व्यापार रहेगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो सन 1600 में मिला था, किससे मिला था ये क्वेश्चन बन सकता है, महारानी एलिजाबेथ वन से मिला था, ये याद रखना है, पूर्व के साथ 15 साल के लिए दिया था उन्होंने। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट के लिए फ्रेंड्स, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में ये। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी और भी सेशंस हो तो शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे बाद में भी देखेंगे वो लोग भी इसको शेयर जरूर करना, सेशन को लाइक करते रहना है आप लोगों ने, और कमेंट में आंसर्स करते रहना है। ठीक है, ये पूरा मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार मिला था एलिजाबेथ वन से।
ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का DSSB TGT के अंदर में 14 नवंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन था, जो मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर में। ओके, अब सातारा को व्यापगत सिद्धांत के तहत कब विलय किया गया? व्यापगत का सिद्धांत क्या था, मैं ये भी बता देता हूं आपको। हुआ क्या, तुम्हारे एक चचा का लड़का था जिसका नाम था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ये अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। उसने एक रूल बनाया कि भारत के अंदर में जो भी राजे महाराजे, क्योंकि बहुत सारे राजे महाराजे थे, अलग अलग छोटे छोटी रियासतों में बटा था भारत, जिस भी राजा का अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं होगा, उसके राज्य के ऊपर में अंग्रेज लोग कब्जा कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर में एक जो है एक ये एक राजा है, ठीक है, जिसका नाम है राजू, ठीक है, राजू। इसका राज्य है जिसका नाम है राजू लैंड, ठीक है, राजू लैंड नाम का उसका एक राज्य है, थोड़ा सा मान लेते हैं हम लोग। अब राजू जो है वो बहुत बिजी था, बहुत ज्यादा बिजी था, हमेशा युद्ध करता रहा, अपनी जनता की सेवा करता रहा, हर हर किसी के दुख दर्द में जाता था, किसी की, ठीक है, शादी होती थी, उनकी शादी में खाना खाने चले जाता था, किसी की मैयत हो जाती थी तो उधर में भी 40वें का 13वीं का खाना खाने चले, मतलब हर किसी के सुख दुख में रहता था राजा। लेकिन बेचारा अपने घर पे ही सेवा मतलब नहीं कर पाया, उसका कोई बेटा ही नहीं हुआ। मान मतलब समझ लो आप लोग अभी जो कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका बेटा नहीं है कोई भी, और बेटा ही होना चाहिए, छोटा मोटा सा उसका खुद का होना चाहिए, खुद का बेटा ही नहीं हुआ उसका। तो अब क्या होगा, अंग्रेज लोग क्या करेंगे, उसका राज्य जो है वो हड़प लेंगे, उसका राज्य खुद रख लेंगे। इसको बोलते थे व्यापगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर कोई राजा वो गोद नहीं ले सकता, खुद का अगर राज्य खुद का नहीं है उसके पास में, ठीक है, तो हड़प का सिद्धांत भी इसको बोलते थे, व्यापगत का सिद्धांत भी बोलते थे। ऐसा सबसे पहले हुआ था सातारा के साथ में। तो सबसे पहला राज्य जिसको उसका प्रिंस ना होने के कारण या कोई राजकुमार ना होने के कारण हड़प लिया गया था, वो था सातारा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में भी आप लोगों का दिया है फ्रेंड्स। विलय की नीति या व्यापगत की नीति इसको कहा जाता है। तुम्हारे चचा का लड़का था एक लॉर्ड डलहौजी, उसने इसको लेकर आया था। ये गवर्नर जनरल था भारत का 1848 से 1856 के बीच में। इसने सबसे पहले सातारा को हड़प लिया था 1848 में। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कौन से साल में हड़पा था, 1848 में हड़पा था। ठीक है, फिर संभलपुर, ठीक है, संबलपुर को, ये उदयपुर को 1852 में, ये उदयपुर वो राजस्थान वाला नहीं है, ये जो है ना छत्तीसगढ़ में एक रियासत थी छोटी सी उदयपुर। नागपुर को हड़प लिया था 1853 में, ठीक है, झांसी को 1854 में। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, ये भी बन सकता है आपसे कि कौन से वाले को कब कब हड़पा था, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में। ठीक है, 1932 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से दबा के सभी बच्चे जो है वो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, 2000 लाइक का टारगेट यहाँ पर में कंप्लीट हो जाए हमारा। और जहां भी शेयर कर सकते हो, देखो अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आपको कुछ भी मिला है, ठीक है, और ऐसे ही सेशंस और होने चाहिए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकता है वहां वहां शेयर कर देंगे। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक लिंक आएंगी अभी, ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो, उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके टेस्ट दे सकते हो। देखो जो बच्चा लाइव देख रहा है उसके लिए है टेस्ट, तो प्लीज रोज 5 बजे आ जाया कीजिए, रोज 5 बजे लेक्चर देखिए आप लोग, ठीक है, और रोज लाइव देखोगे तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, टेस्ट भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच राघीब शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन था। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और क्या आगे में भी इस तरीके के सेशंस चाहते हो वो भी बताइए मुझे, ठीक है। 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग अपना अपना योगदान दे दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ठीक है। टी शर्ट मिल गया सर, थैंक यू वेरी मच। टीचिंग परीक्षा का, चलो उदय भान सिंह जी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए आप, वहां पर में भी आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएंगी। चाहे बीपीएससी का कोर्स हो, चाहे केवीएस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी कोर्स हो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी चीजें उसके अंदर में। एंड 2000 लाइक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। टेस्ट की लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दी गई है, ठीक है, और आप लोग जो है उस टेस्ट को दे दीजिए जाकर, ठीक है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों को टेस्ट की लिंक मिल गई है। मैं सेशन को बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख ले, आप लोगों को ऊपर में मिल गई होंगी लिंक के अंदर में, ऊपर में ही, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर में मिल गई होंगी, ठीक है, चैट के अंदर में आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए, आप टेस्ट आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और इसका रिजल्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगा, रिजल्ट टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।